चलने से पहले परेश डॉक्टर कुशाक से मिलने पहुंचा। कुशाक ने जो जो जरूरी हिदायतें दी थी परेश ने बहुत ध्यान से सुना। कुछ दवाइयां और बाकी कुछ बातें कुशाग्र ने कहा कि बहुत सब्र से काम लेना है। दिमागी तौर पे परेशान व्यक्ति या बीमार व्यक्ति अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। जिस तरह एक बार शीशे के टूटने को उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, उसी तरह एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। परेश, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और मैंने कुछ जरूरी दवाइयां लिख दी हैं, इन दवाइयों को साथ में जरूर ले जाना। परेश ने सहमति में सिर हिलाया और उसको विश्वास दिलाया कि जैसा उसने कहा है, जैसी उसे हिदायत दी है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा और रीमा का पूरा ध्यान रखेगा। परेश ने चलते समय कुछ छोटे छोटे उपहार गणेश, शंकर, कावेरी और उनके बच्चों के लिए खरीद लिए थे। ये उपहार खरीदना एहसान जताने का तरीका नहीं था, बल्कि भावनाएं थी जो परेश के अंदर भी स्थानांतरित हो गई थी। परेश भी जाने अनजाने उन लोगों से जुड़ चुका था। उसने सबके लिए थोड़े कपड़े खरीदे, मिठाइयाँ और फल खरीदे, गणेश के बच्चों के लिए किताबें खरीदी और गणेश के लिए एक मोबाइल खरीदा। शंकर के लिए अच्छे जूते खरीदे और कावेरी के लिए एक अच्छा सा गैस का चूल्हा खरीदा, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास खाना पकाने के लिए चूल्हा नहीं है। अपनी तरफ से परेश ने सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस जाने की तैयारी थी। सुबह हो चुकी थी, गाड़ी तैयार थी। इस बार परेश ने अपने ड्राइवर बाबूराम को भी साथ ले लिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि रीमा चाहती थी कि वो इतनी लंबी ड्राइव खुद ना करे। जैसे जैसे उनकी गाड़ी कोसानी की तरफ आगे बढ़ रही थी, रीमा की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कोसानी की वादियां दिखते ही रीमा बहुत उत्साहित हो गई। जिस तरह दिल्ली में रीमा बहुत उदास और खोई खोई थी, लेकिन पहाड़ों की चोटियां देखते ही उसके अंदर न जाने कौन सी ऊर्जा आ गई थी। वो बहुत खुश हो रही थी। शरीर से वो जरूर थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो चुका था। वो खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ घबराई हुई भी थी, कुछ चिंतित भी थी और जैसे कुछ उतावली भी हो रही थी। रीमा भी नहीं जानती थी कि ये उतावलापन उसे क्यों हो रहा है। परेश ने रीमा को सहज करने के लिए रास्ते में कुछ जरूरी बातें भी की। कुछ बेसिक चीजें रीमा से पूछी, जिसके जवाब रीमा ने छोटे छोटे दिए। खैर, वो लोग आगे बढ़ रहे थे उन सबसे मिलने के लिए, उन अपनों से मिलने के लिए। परेश को भी जैसे लग रहा था कि वो किसी दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हो। उसने फोन पे शंकर और गणेश को सारी इत्तला दे दी थी। गणेश ने भी उन लोग का कमरा पहले से बुक करा दिया था और एक कमरा बाबूराम के लिए भी, क्योंकि बाबूराम भी उतने दिन वहीं ठहरेगा जितने दिन परेश और रीमा वहां पर रुकेंगे। तो उनके भी रुकने का इंतजाम गणेश ने अच्छी तरीके से कर दिया था। जैसे ही वहां सबको खबर मिली थी कि रीमा दोबारा आ रही है, वो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कावेरी तो पता नहीं क्या क्या व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। गणेश तो जैसे उसके पैरी जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि रीमा दोबारा भी एक बार कोसानी आएगी। उसको तो लग रहा था कि रीमा भी दूसरी तालियां निकलेगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कोई दोबारा लौट कर नहीं आता। लेकिन आज गणेश ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था और उससे माफी मांग रहा था कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं है। रीमा बेटिया दोबारा उनके गांव आ रही थी। सारे के सारे बहुत खुश थे। सफर खत्म होने को था।
आखिर कोसानी आ ही गया और रीमा खुशी से बाबरी गाड़ी से उतर पड़ी। बारिश की नम बूंदें पत्तों पर गिरकर मानो रीमा से कह रही हो, रीमा बिटिया आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारी वादियों में। जैसे ही रिजॉर्ट के आगे गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा कि वहां पे गणेश, शंकर और कावेरी सारा बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो लोग गाड़ी से उतरे हैं, आगे बढ़कर उन्होंने उनको गले लगा लिया। रीमा भी उन लोगों से ऐसे गले लग गई जैसे कि बरसों से बिछड़ी हुई हो। वो बहुत खुश हो रही थी, उन पहाड़ों की वादियों को देख रही थी। उसने परेश से कहा, परेश, मुझे रिजॉर्ट में नहीं रुकना है, मुझे कावेरी काकी के घर पे रुकना है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने परेश की तरफ देखा और उन्हें अंदेशा था कि जरूर परेश ऐतराज जताएगा, और वो भी झिझक रहे थे कि कैसे उन लोग को अपने झोपड़े में रोकेंगे। रीमा बिटिया की बात तो अलग है। यही सोच विचार करने लगे कि आगे बढ़ के परेश ने कहा कि ठीक है, हम जरूर चलेंगे, देखते हैं कावेरी काकी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। ना जाने क्यों परेश को उन सबसे इतना लगाव कैसे हो गया था। सारे लोग गाड़ी में बैठकर शंकर की झोपड़ी की तरफ गए। वहां पर कावेरी ने उन्हें बहुत प्यार से अपना बनाया हुआ खाना परोसा। बहुत सारे पहाड़ी व्यंजन थे जो कावेरी ने बहुत शौक से बनाए थे। परेश एक लकड़ी के तख्त पर बैठा हुआ था और रीमा कावेरी के बगल में। परेश ने एक एक करके सारे तोहफे उन लोगों को दिए। गणेश अपना मोबाइल देखकर बहुत खुश हुआ। शंकर ने अपने जूतों को अलट पलट कर कई बार देखा। बच्चे मिठाई और फल और किताबें पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और कावेरी काकी अपने गैस के चूल्हे को देख के बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। परेश ने कहा, काका, ये सब मेरी खुशी के लिए है। वो सब मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि बिटिया और दामाद वो कैसे ले सकते हैं। वो इसी उधेड़-बुन में थे और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था। परेश ने स्थिति को भांपा और कहा, आप लोगों ने जितना हमें दिया है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। वो चाहता था कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए। सभी लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए और स्वाद से बनाया हुआ खाना, कहते हैं खाने में खाना बनाने वाले की भावना आ जाती है और उसी से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। परेश ने अपनी जिंदगी में इतना स्वाद खाना कभी नहीं खाया था। उसने बहुत सारे 5 स्टार में खाना खाया था, बड़े बड़े होटलों में खाना खाया था, लेकिन ऐसा स्वाद भरा खाना वाकई उसने कभी नहीं खाया था। जैसे जैसे परेश उस खाने को खा रहा था, उन लोगों के प्रति एक लगाव सा उसके मन में भी बढ़ता जा रहा था। सारे लोग खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद परेश ने कहा, रीमा चलो अब रिजॉर्ट चलते हैं। रीमा पहले तो सकपकाई। उसने परेश का चेहरे को देखा। परेश ने कहा, तुम्हें नदी पर नहीं जाना है? रीमा चहक पड़ी। आज रीमा को बैजू और परेश का नाम एक साथ ही याद था। उसने परेश से कहा, परेश क्या तुम मुझे बैजू से मिलवा दोगे? क्या मेरे बैजू वहां पर होगा? परेश ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बैजू से तुमको जरूर मिलवाऊंगा। ये कहते हुए परेश की धड़कनें तेज हो गई। एक अनजाना भय उसके मन में समा गया। ऊपर से वो बहुत हिम्मत रखे हुआ था।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर समाया हुआ था। खैर, खाना खाने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर रिजॉर्ट आ गए और रीमा नदी पे जाने के लिए व्याकुल दिखाई देने लगी। वो बाहर निकलते ही उन पहाड़ों का आनंद लेने लगी और झूमने लगी। गणेश ने कहा, बिटिया, ये बेजान पहाड़ है, इनको क्या देख रही हो? रीमा को थोड़ा गुस्सा आया। उससे कहा, नहीं काका, ये बेजान पहाड़ नहीं है, ये मेरा घर है। ये बोलते हैं पहाड़, मुझसे बातें करते हैं। परेश ने सोचा कि यहाँ पर शंकर दादा ने बोलकर गलती की है। उसने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, चलो रीमा, हम कल इन पहाड़ों से जी भर बातें करेंगे। अभी हम रिजॉर्ट चलते हैं, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और बाबू राम को उनके कमरे में ठहरा दिया गया था। रीमा इस बात से खुश थी कि कल वो नदी पर जाएगी